नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पर हम नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जितने भी शिक्षक पात्रता एग्जाम है उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय की जो सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला चैप्टर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पेनिनसुलर इंडिया को। कल की क्लास में हमने पेनिनसुलर इंडिया को स्टार्ट कर दिया था। आज हम पेनिनसुलर इंडिया का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने कल आपको सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ाया था। आज हम दक्कन प्लेटू के और पढ़ेंगे। तो दक्कन प्लेटू एक बड़ा पार्ट है जिसमें कई प्रकार के पठार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इसी में महाराष्ट्र का पठार, आपका तेलंगाना का पठार है, साउथ का पठार है, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है, छोटा नागपुर, तेलंगाना, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो बहुत सारे प्लेटू से मिलकर आपका पूरे का पूरा दंड का दक्कन प्लेटू कंप्लीट होता है। तो दक्कन प्लेटू एक बड़ा स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। कल मैंने कुछ चीजें आपको कंप्लीट कराई थी, उसको हम समझेंगे। तो कल हमने सिंपली ये समझ लिया था कि प्लेटू क्या है और पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्लेटू का मतलब क्या होता है, और क्या भारत को एक प्रायद्वीपीय पठार कहा जाना चाहिए। और साथ में हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था कि प्रायद्वीपीय पठार हमने तीन चीजें कंप्लीट की थी। तो एक हमने बताया था भारतीय या प्रायद्वीपीय भारत से मतलब क्या होता है। अगर क्रम से देखें तो मैंने एक आपको प्रायद्वीपीय भारत का कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, इसके बारे में कंप्लीट कराया था। प्रायद्वीपीय भारत को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट किया था। प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य मतलब क्या था कि संपूर्ण भूभाग उत्तर में जिसकी सीमाएं प्रायद्वीपीय भारत में जिसकी सीमा विंध्यन माउंटेन के दक्षिण से स्टार्ट होती है। तो विंध्यन माउंटेन के दक्षिण का संपूर्ण भाग जो तीन और समुद्र से घिरा हुआ, जिसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर, पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी सीमा हिंद महासागर को टच करती है। इसमें पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और संपूर्ण उठा हुआ स्थल खंड आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय या पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के बाद हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें एक माइनर सा डिफरेंस जो आपको याद रखना है, तो सेम डेफिनेशन है। विंध्यन पर्वत से ही टारगेट करेंगे। विंध्यन पर्वत का संपूर्ण दक्षिणी भाग जिसकी पश्चिमी सीमा यहाँ पर पश्चिमी तट को टच करेगी, समुद्र को टच नहीं करेगी। तो ये पश्चिमी तट तक मिलेगा। और पूर्वी सीमा किसको टच करेगी, पूर्वी तट को टच करेगी। तो इसका मतलब है कि ये उठा हुआ भाग जो है वो पश्चिमी घाट और इस साइड का उठा हुआ भाग है वो है पूर्वी घाट। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट तक फैला हुआ तटों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है दक्कन के पठार के बारे में। तो अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल कुछ पार्ट रह गया था, तो हमने क्या किया था कल की क्लास में कि जो हमारा पूरे का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को हमने सामान्यतः टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हमने डिवाइड किया था केंद्रीय उच्च भूमि में, सेंट्रल हाईलैंड। एक हमने डिवाइड किया था केंद्रीय उच्च भूमि, और दूसरा डिवाइड हमने किया था वो था आपका दक्कन का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा पार्ट हमने डिवाइड किया था किसमें, दक्कन के पठार में। तो हमने केंद्रीय उच्च भूमि को स्टार्ट किया था, इसका कुछ मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम इसमें दक्कन के पठार को भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कल हमने पूरे का पूरा जो सेंट्रल हाईलैंड है, पूरे का पूरा जो केंद्रीय उच्च भूमि हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, इसके सबसे पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलती है। इस श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो अरावली पर्वत के पश्चिम की भूमि को राजस्थान बांगर कहते हैं। फिर उसके बाद मेवाड़, यहाँ पर एक प्लेटू और ऐड करना है आपको, मेवाड़। तो फिर हमने यहाँ पर समझा था कि एक प्लेटू है जिसको मेवाड़ के नाम से याद रखना है, और उसके बाद एक प्लेटू और है जिसको मालवा का प्लेटू कहते हैं। जब ये दो प्लेटू हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके नीचे एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसको कहा जाता है विंध्यन पर्वत श्रेणी।
तो यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी को स्टडी करना है। विंध्यन पर्वत श्रेणी के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी नर्मदा भ्रंश, तो फिर आपको नर्मदा भ्रंश पढ़ना है। नर्मदा भ्रंश के नीचे जाएंगे तो फिर आपको एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी। तो आज की क्लास में हमें इन्हीं चीजों को कंप्लीट करना है। और उसके नीचे आपको ताप्ती भ्रंश देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के इस साइड आपको बघेल और बुंदेलखंड के प्लेटू मिल जाएंगे। ये चीजें हमें कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना पूरे का पूरा, किसी के भी बीच में कुछ भी पूछा जाए, अरावली विंध्यन, विंध्यन अरावली, विंध्यन सतपुड़ा, किसी के बीच में कोई भी स्थलाकृति पूछी जाती है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते कि ये स्थलाकृति इसके बीच में स्थित है। तो अब हम यहाँ पर जो कंप्लीट कर चुके थे वो मुझे लग रहा है कि कल की क्लास में हमने केंद्रीय, कल की क्लास में हमने अरावली पर्वत करवा दिया था, मेवाड़ का प्लेटू पढ़ लिया था, मालवा का प्लेटू पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था विंध्यन पर्वत श्रेणी, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर अगला पार्ट होगा हमारा किसका, विंध्यन पर्वत श्रेणी का। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, विंध्यन पर्वत श्रेणी को कंप्लीट करेंगे। जल्दी हेडिंग डालेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कंप्लीट करेंगे, विंध्यन पर्वत श्रेणी को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर समझना है सबसे पहले कि ये विंध्यन पर्वत श्रेणी स्थित कहां पर है और इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी लगभग आपको मध्य प्रदेश के गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको मिलेगी ये विंध्यन पर्वत श्रेणी। अब इस विंध्यन पर्वत श्रेणी में तीन चार बातें समझ लें, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है विंध्यन पर्वत श्रेणी में। विंध्यन सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति का या इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति का जो एरिया मिलता है वो आपको मिलता है ड्यूरिंग कैम्ब्रियन काल। तो इसकी उत्पत्ति का जो समय मिलेगा वो कैम्ब्रियन काल में मिलेगा। कैम्ब्रियन काल में क्यों मिलता है, क्योंकि जहां पर आज आपको विंध्यन पर्वत श्रेणी मिलती है, प्रारंभ में यहाँ पर एक विंध्यन भू सन्नति देखने को मिलती थी। जैसे कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था उसी प्रकार की यहाँ पर एक बड़ी भूसन्नति मिलती थी जो किससे भरी हुई थी, अवसादों से। और ये अवसाद यहाँ पर जो थे ये दोनों तरफ से आने वाली नदियों के द्वारा, यहाँ पर कैल्शियम निक्षेप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कैल्केरियस डिपॉजिट यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस विंध्यन भूसंतति में क्या देखने को मिलता है, कैल्केरियस डिपॉजिट या कैल्शियम का डिपॉजिट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब जब ये सेडिमेंट्स निक्षेपित होते गए, यहाँ पर पूरे के पूरे सेडिमेंट्स इसमें भरते जा रहे थे, एक समय आ रहा था कि इसमें कुछ दबाव लग रहा था। तो ये जो दबाव लगा, दबाव पड़ने के कारण और इनमें क्या हुआ, तो आंतरिक दबाव, इसमें कुछ आंतरिक दबाव काम कर रहे थे। तो जो आंतरिक यहाँ पर दबाव लग रहा था, इसी आंतरिक दबाव के कारण इसमें हमें उत्थान देखने को मिलता है। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये फोल्ड होकर क्या है, ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो उत्थान हुआ था ये किस काल में हुआ था, कैम्ब्रियन काल में हुआ था। डिपोजिशन तो पहले से चल रहा था, ये जो निक्षेप हुआ था वो कैम्ब्रियन काल में हुआ था, सॉरी उत्थान हुआ था वो कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद तो इसके प्रकार की बात की जाए कि ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये तो उत्पत्ति हो गई। इसके अगर नेचर की या टाइप की बात की जाए कि ये किस प्रकार का पर्वत है, विंध्यन पर्वत की बात करें तो विंध्यन पर्वत एक प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, या मोड़दार या वलित भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। तो ये कैसा एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण
यहाँ पर फोल्ड की प्रोसेस से हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है ये पूर्व में, अगर हम बात करें कि ये एनिशियंट टाइम में पूरब में ये क्या था, हिमालय की तरह था। तो पूरब में इसकी जो हाइट है वो हिमालय की तरह ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में इसका क्या हो चुका है, पूरी तरीके से अपक्षय पर्दन हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा अपक्षित पर्वत है। आप कहेंगे सर हिमालय का भी तो इतने टाइम से अपक्षय पर्दन होने से उसकी ऊंचाई कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिमालय में ऐसा अपक्षय पर्दन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसकी जो ऊपरी चोटियां हैं वो पूरी तरीके से ग्लेशियर से कवर है। तो ग्लेशियर से कवर होने के कारण वहां पर इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो ये पूर्व हिमालय सिद्धांत से हिमालय की तरह ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में क्या हो चुका है, तो वर्तमान में इसका काफी ज्यादा अपक्षय हो चुका है। अपक्षय होने के कारण इसकी ऊंचाई क्या है, काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको कहा जाता है प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। ऐसे पर्वत जो अपक्षित पर्वत है उनको कहते हैं प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन। तो इनको क्या कहा जाता है, प्राचीन अपक्षित पर्वत यानी कि ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीजें हमने समझ ली, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और ये उत्पत्ति कैसे हुई और ये किस टाइप का पर्वत है। अब हमें इसमें यह समझना है कि इस पर्वत में जो अरावली पर्वत है, सॉरी विंध्यन पर्वत है, इस विंध्यन पर्वत का विस्तार कहां पर है। तो विंध्यन पर्वत में हमें यह समझना है कि इसका विस्तार कहां पर है, किस श्रेणियों में इसका विस्तार है। तो विंध्यन पर्वत के अगर विस्तार की बात की जाए तो ये आपको सामान्यतः 3 राज्यों में देखने को मिलता है। पहला विस्तार इसका गुजरात में है, दूसरा विस्तार इसका मध्य प्रदेश में है, तीसरा विस्तार इसका बिहार स्टेट में मिलता है। तो इस तरीके, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस श्रेणियां नहीं है। तो कुछ श्रेणियां आपको बिहार में मिल जाएंगी, कुछ श्रेणियां मध्य प्रदेश में, कुछ श्रेणियां बिहार में। इसके अलावा इसका कुछ विस्तार जो है, थोड़ा बहुत जो विस्तार था वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के पास यहाँ पर यूपी का जो मिर्जापुर जिला है, तो यूपी के मिर्जापुर में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार हमें देखने को मिल जाता है। मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब ये अलग अलग श्रेणियां हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में जो श्रेणी है उसको जौबट पहाड़ी कहते हैं। गुजरात की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जौबट श्रेणी। जो बिहार में है उसको हम कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलती है, हमें कैमूर श्रेणी देखने को मिलती है। और जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग को हम भांडेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये इसका पूरब, पूरे का पूरा उत्तर पूरब का विस्तार है, यहाँ पूरब का विस्तार है। तो उत्तर पूरब की ओर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल इसको, इसका पूर्वी विस्तार ये इस तरफ जा रहा है तो इसका पूर्वी विस्तार कह सकते हैं। तो इसके पूर्वी विस्तार को भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो भांडेर श्रेणी है वो मध्य प्रदेश में है, कैमूर श्रेणी का विस्तार बिहार में है, थोड़ा बहुत यूपी में मिलेगा, जौबड़ श्रेणी का विस्तार गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आप मुख्यतः इसको याद रख सकते हैं। और इसी विंध्यन पर्वत श्रेणी के नीचे आपको जो घाटी मिलती है वो अभी हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं नर्मदा भ्रंश। तो इसी के दक्षिण में क्या मिलता है, नर्मदा भ्रंश मिलता है। तो अब ये तो हो गई आपकी किसकी, विंध्यन पर्वत की कहानी। तो विंध्यन पर्वत में 3 श्रेणियां आपको मिलती हैं। एक आपको मिलेगी जौबट श्रेणी, मध्य भाग में मिलेगी आपको भांडेर श्रेणी और इस साइड मिलेगी आपको कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी का विस्तार बिहार में है, भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश में है और जौबड़ श्रेणी का विस्तार गुजरात में। ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा, विंध्यन पर्वत। अब यहां पर बात करेंगे तो अब आपको 3 चीजें और समझनी है। एक समझना है आपको, विंध्यन पर्वत के दक्षिण में स्थित है नर्मदा भ्रंश। नर्मदा भ्रंश के नीचे आता है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित है आपका
तो नर्मदा भ्रंश श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसी के नीचे स्थित है आपका ताप्ती भ्रंश। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को हमें समझना है क्योंकि तीनों का संबंध एक दूसरे से है। तो ये तीनों स्थलाकृतियां किस तरीके से बनी है उसको जरा समझते हैं। तो इसको दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कोई समतल भूखंड है, ये पूरी की पूरी इसका अपर सरफेस है और ये अभी आपको समतल भूखंड दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समतल भूखंड में सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में इस समतल भूखंड के अंदर जो समतल भूखंड है, इस समतल भूखंड के अंदर कुछ बल लग रहे हैं जो इसको नीचे की ओर दबा रहे हैं। मतलब जो समतल भूखंड है, ये हमारा यहाँ पर समतल था, अब ये समतल नहीं रह गया, ये भूखंड नीचे की ओर धस रहा और कई 1000 किलोमीटर में नीचे की ओर धस रहा। तो ये नीचे बनाया नहीं है, ये नीचे धस चुका है। तो ये कई आंतरिक बलों के कारण जमीन क्या हो रही है, नीचे की ओर धसती जा रही है। तो जब ये लंबे समय तक जमीन नीचे की ओर धसती है, तो जब लंबे समय तक ये जमीन नीचे की ओर धसती हुई चली जाती है, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक विशाल भू आकृति हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जमीन काफी ज्यादा नीचे चली जाती है, बीच का खंड ऊपर रहता है और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी जमीन ऊपर वाली है, तो ये वहीं का वहीं है, ये कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जैसे एक जैसा दिखे। तो ये देखेंगे ये पूरे का पूरा ऊपर का समतल है, ये काफी ज्यादा नीचे चला गया। तो ये जो जमीन है आपकी यहाँ पहुंच गई। तो ये वो जमीन है जो कभी इन खंडों के बराबर हुआ करती थी, आज वो धंसकर नीचे चली गई। तो जब किसी स्थल खंड का मध्य भाग रिमेनिंग रहता है, स्थिर रहता है और उसके आसपास के भूखंड काफी ज्यादा नीचे धंस जाते हैं, तो उसी धसे भाग को कहते हैं भ्रंश घाटी। तो ये एक तरीके से प्लेट विवर्तनिकी का ही प्रभाव है, लेकिन ये आपकी लंबवत होने वाली प्लेट विवर्तनिकी है, क्षैतिज में नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, भ्रंश बनेंगे और इन्हीं दो भ्रंशों के बीच में जो पर्वत बनता है उसको भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है और इसी ब्लॉक माउंटेन को कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। ये क्या कहलाएगा, सतपुड़ा पर्वत। इस भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी का पानी बहेगा, तो ये नर्मदा भ्रंश। इस भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी का पानी बहेगा, तो इसको कहा जाएगा ताप्ती भ्रंश। इसलिए सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत की जो ढाल है वो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय ढाल क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, वो यही भ्रंश घाटियां हैं। क्योंकि नॉर्मली आप जब स्ट्रक्चर को समझेंगे, नॉर्मली आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो महानदी है वो लगभग इस क्षेत्र से निकलती है और इस दिशा में चली जाती है। गोदावरी लगभग पश्चिमी घाट से आती इधर चली जाती है। कृष्णा कावेरी सब नदियां इसी डायरेक्शन में जाती हैं। तो नदियां ज्यादातर किस दिशा में जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, क्योंकि पूरे प्रायद्वीपीय ढाल का जो स्लोप है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। लेकिन यहाँ पर दो अपवाद मिलते हैं। जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भी यहीं से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद इस दिशा में चली जाती है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और इस दिशा में चली जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि जब ढाल पूरे का पूरा इस तरफ है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरा इस तरफ है, तो ये नदियां पश्चिम से पूर्व आनी चाहिए थी। लेकिन ये नदियां पूर्व से किधर जा रही हैं, पश्चिम की ओर। तो ये अपवाद है। अपवाद ऐसा नहीं है कि पानी ढाल के ऊपर जा रहा है, तो ये इसलिए बहती क्योंकि इनके बीच में तो ये एक पूरी की पूरी खाई बनी हुई है, उस खाई के अंदर बहकर जा रही है। इसमें भी एक खाई बनी हुई है, उसी खाई के अंदर ये बहकर जा रही है। तो इन्हीं खाइयों को कहा जाता है, एक को कहा जाता है नर्मदा भ्रंश। नर्मदा नदी नहीं पढ़ रहे, याद रखना, हम नर्मदा भ्रंश की बात करें, और इसको कहा जाता है ताप्ती भ्रंश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ढाल पश्चिम से पूरब है लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां विपरीत दिशा में क्यों बहती है, तो हम कहेंगे उसका कारण है भ्रंश घाटियां। तो इन घाटियों का जो पानी है वो भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत, तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत।
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले तो इसकी हम उत्पत्ति की व्याख्या कर ही चुके हैं। तो उत्पत्ति किस तरीके से हुई वो हम जान चुके हैं और इसके प्रकार को भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो उत्पत्ति या प्रकार में ये कैसा एक, तो ये एक ब्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, यानी कि ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये कैसे बना था वो हम बता चुके हैं। सीधा सीधा लिख लेंगे कि ये नर्मदा और नर्मदा भ्रंश एवं ताप्ती भ्रंश के मध्य स्थित है। ये नर्मदा भ्रंश और ताप्ती भ्रंश के मध्य स्थित एक भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। कैसे बना था वो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर बता चुका हूँ। तो इस तरीके से उत्पत्ति होती है किसकी, सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये कई श्रेणियों में विभाजित है। तो प्रकार उत्पत्ति तो हो गई, तो इसमें क्या है, हमें बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो इसको सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी मिलती है इसके अंदर जिसको कहते हैं राजपीपला। ये अभी मैं लिखा रहा हूँ इनको, ये सिर्फ पॉइंट के लिए लिख दे रहा हूँ। दूसरी श्रेणी मिलती है महादेव। और तीसरी श्रेणी जो मिलती है वो आपको मिलती है यहाँ पर मेकाल। तो 3 श्रेणियां इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और अब ये पूरे का पूरा जो पर्वत है, ये पर्वत हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, अब इसकी श्रेणियों को समझते हैं। ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। एक श्रेणी गुजरात में मिलेगी, एक श्रेणी मध्य प्रदेश में मिलेगी, एक श्रेणी आपको छत्तीसगढ़ की सीमा पर मिलेगी। इन तीनों श्रेणियों की बात करें तो जो गुजरात में मिलती है उसको कहते हैं राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। और जो यहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी। और यहाँ पर जो मिलती है इसको कहते हैं मेकाल श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी महादेव श्रेणी पर मिलती है जिसको कहते हैं धूपगढ़। तो धूपगढ़ महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मिलती है। तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस क्षेत्र में स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है। तो इसको हम 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली श्रेणी, तो इसकी 3 रेंज है, 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली श्रेणी को हम क्या कहते हैं, तो पहली श्रेणी कहलाएगी हमारी राजपीपला श्रेणी। तो पहली श्रेणी को क्या बोलेंगे, राजपीपला श्रेणी। दूसरी श्रेणी को कहा जाएगा महादेव श्रेणी। और तीसरी श्रेणी को कहा जाएगा मेकाल श्रेणी। तो 3 रेंज में डिवाइड है, राजपीपला रेंज, महादेव रेंज और मेकाल रेंज। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो राजपीपला श्रेणी है ये गुजरात में स्थित है, महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है और मेकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ में या एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। और उसी प्रकार जो राजपीपला ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मतलब राजपीपला श्रेणी का जो विस्तार है इसको हम कई बार पश्चिमी हिमालय के नाम, पश्चिमी सतपुड़ा के नाम से भी पढ़ते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक मिलता है। तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला श्रेणी का विस्तार मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, राजपीपला श्रेणी हो गई, महादेव श्रेणी। इसी महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखेंगे। तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मिलता हमें, धूपगढ़। तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। अब ये धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जो एक मेन हिल स्टेशन है, तो इस पचमढ़ी में एक जिला मिलता है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, इस जिले में स्थित है। खास तौर पर पचमढ़ी को खास तौर पर याद रखना। मेकाल श्रेणी की बात करेंगे तो मेकाल श्रेणी की 2 श्रेणियां ऊंची चोटी मिलती हैं। एक चोटी मिलती है जिसको कहते हैं बंदरगढ़। तो मेकाल श्रेणी पर 2 श्रेणियां मिलती, एक मिलती बंदरगढ़ जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बंदरगढ़ कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिलती है उसको कहते हैं अमरकंटक। जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। इसी अमरकंटक से ऑरिजिन होता है नर्मदा नदी का।
इसी से ओरिजिन होता है जोहिला नदी का, और इसी से ओरिजिन होता है सोन नदी का। जो जोहिला नदी है वो इसी सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो सोहिला सोन नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन उद्गम एक ही स्थान से तीन नदियों का। जब हम अरी अपवाह प्रतिरूप पढ़ते हैं, रेडियल अपवाह प्रतिरूप पढ़ते हैं, तो उसमें हम उदाहरण ये देख सकते हैं अमरकंटक का प्लेटू, जिसमें नर्मदा, जोहिला और सोन नदियों का उद्गम होता है। इसी के साथ महादेव श्रेणी के दक्षिण में ही कुछ और पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो ग्वालीगढ़ की जो पहाड़ी है वो आपकी इसी महादेव श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो महादेव श्रेणी के दक्षिण में स्थित है कौन सी? ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ी भी कई बार आपसे पूछी जाती है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महाराष्ट्र की सीमा के साथ। इसके अलावा इसके जो राजपीपला श्रेणी वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश में, वहां पर आपको छोटी छोटी जैसे बुरहानपुर की पहाड़ियां मिल जाती हैं, बिजनौर की पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां आपको कहाँ पर मिलेंगी? पश्चिमी भाग में मिलेंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश जीके जब हम पढ़ते हैं वहां पर जाकर आप स्पेशल में इन चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य में अगर हम जाएंगे तो भारत के भूगोल में हमें स्टेट को ज्यादा टारगेट नहीं करना होता है। तो ये आपको मिलती है सतपुड़ा पर्वत की कहानी कंप्लीट। तो सेंट्रल हाईलैंड हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं किसके बारे में? दक्कन के पठार के बारे में। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर दक्कन का पठार। तो दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिण। तो इसलिए इसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? दक्षिण का पठार भी कहा जा सकता है। तो इसको हमने शुरू से डिवाइड करने का आधार आपको बताया था कि सिंपली हम इसको नर्मदा नदी के दक्षिण में ले सकते हैं, या आप विंध्यन पर्वत तक भी ले सकते हो। तो आप नर्मदा नदी का टारगेट ले सकते हो। तो नर्मदा नदी के दक्षिण का जो विस्तार है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी यहाँ पर ले ली जाती है, क्योंकि इसी के नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी मिलती है। क्योंकि सतपुड़ा को हम मुख्यतः सेंट्रल हाईलैंड में पढ़ते हैं, तो आप सतपुड़ा को भी टारगेट कर सकते हैं। तो सतपुड़ा या नर्मदा श्रेणी के दक्षिण के संपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण के संपूर्ण भाग को दक्कन का पठार, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण का पठार कहा जाता है। अब यहां पर एक शब्द आता है दक्कन पठार। तो यहां पर एक समझ लें दक्कन पठार, और एक शब्द आपको मिलेगा दक्कन का। दक्कन का मतलब तो दक्षिण से, ये तो समझ गए हम। एक शब्द मिलता है दक्कन ट्रैप। इन थोड़ा सा शब्दों को क्लियर कर लें कि दक्कन के पठार और दक्कन के ट्रैप में क्या अंतर होता है। तो दक्कन का पठार तो एक तरीके से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी को हम क्या कह देते हैं? दक्कन का पठार। तो ये तो हम कह चुके हैं कि जो विंध्यन पर्वत है, तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का जो भाग है, या नर्मदा के दक्षिण का जो भाग है, उसको हम क्या कहेंगे? दक्कन का पठार। ठीक है, जिसकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट के द्वारा, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस साइड पश्चिमी घाट और इस साइड क्या मिलेगा? पूर्वी घाट। तो बीच के सारे हिस्से को क्या कहेंगे? दक्कन का पठार। लेकिन दक्कन ट्रैप क्या होता है इसको समझ लें। तो दक्कन ट्रैप की जब हम बात करते हैं, तो इसी दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में जहां तक हमें लावा निक्षेप मिलता है, तो जितनी जगह पर लावा का निक्षेप मिलता है, यानी कि ज्वालामुखी लावा का निक्षेप मिलता है, उतने क्षेत्र को बोला जाता है ट्रैप। तो इस पूरे दक्कन के पठार में जितनी जगह पर लावा फैला हुआ था, उसको कहा जाता है दक्कन का ट्रैप। तो ट्रैप का मतलब हो गया एक लेयर जिसके ऊपर ज्वालामुखी की परतें मिलती हो, तो उसको हम ट्रैप शब्द से संबोधित करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? तो ये पूरे का पूरा स्थलाकृति हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ये पूरे का पूरा दक्कन का पठार है। इसमें ये जो लावा वाला बेल्ट आ रहा है, ये जो लावा वाला बेल्ट आ रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं? दक्कन के ट्रैप के नाम से जान रहे हैं। इसके इस तरफ देखेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। इससे ऊपर का पूरा पढ़ चुके हैं। ये दक्कन का ट्रैप, इधर आपका ये ट्रैप, और इधर आपको दंडकारण्य का पठार, इधर आपका मेघालय का पठार। इसके अलावा ये वाला जो पठारी क्षेत्र है, ये भी हमें इसमें कंप्लीट
करना होता है ये दक्कन के पठार में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्थलाकृतियों को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब समझते हैं कि अब हमें दक्कन के पठार में क्या क्या पढ़ना है उसको जरा समझते हैं। एक इसका प्रतिरूप बना लेते हैं, पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो दक्कन के पठार के अंदर आपको एक मिनट वेट। चलो, तो यहां पर हमें क्या करना है कि इस दक्कन के प्लेटू के पठार के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे पठार आते हैं। जैसे इसी दक्कन के पठार में आप इस जगह पर जाएंगे तो इसी दक्कन के पठार का हिस्सा है आपका यहाँ पर, इसको कहा जाता है महाराष्ट्र प्लेटू। तो दक्कन के पठार के अंदर ही हमें क्या करना है, इसी महाराष्ट्र पठार को कंप्लीट करना है। महाराष्ट्र के पठार के नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको पूरे का पूरा मिलेगा, इसको कहा जाता है कर्नाटक का पठार। तो आपको यहाँ पर कर्नाटक के पठार को भी पढ़ना है। इसके अलावा महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, इस तरफ जाएंगे तो आपको पूरे का पूरा ईस्टर्न प्लेटू में पूरे का पूरा एक प्लेटू मिल जाएगा, जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो आपको यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है। तो इस पठार में बहुत सारे पठार हमें कंप्लीट करने हैं। इसी छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे का पूरा एक नदी का बेसिन मिलेगा। एक नदी का पूरे का पूरा बेसिन क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम महानदी महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं या महानदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो मिलेगा आपको पूरे का पूरा दंडकारण्य का पठार मिलेगा। तो इसी के नीचे क्या दिया हुआ है आपका, दंडकारण्य का पठार दिया हुआ। ये सब हमें इसी के अंदर कंप्लीट करना है। इसी के अलावा इस साइड भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेघालय के पठार को भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। यहीं पर आपको मेघालय का पठार कंप्लीट करना है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक पठार और मिलेगा, जिसको कहते हैं रायल सीमा का पठार। तो यहाँ पर हमें इस रायल सीमा पठार को भी कंप्लीट करना है। और कुछ पठारी क्षेत्र आपको यहाँ मिलेंगे जो थोड़ा अंदर मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं तेलंगाना पठार। तो तेलंगाना का पठार थोड़ा सा अंदर मिलेगा, लेकिन जगह नहीं होने के कारण यहाँ नीचे बना दिया गया है, तेलंगाना वाले आंध्र प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा। तो ये पूरी की पूरी पठारी संरचनाएं जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सारी पठारी संरचनाएं जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तब समझना कि आपने दक्कन का पठार पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दक्कन का पठार एक बड़ी स्ट्रक्चर है, बड़ी स्थलाकृति है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टोपोग्राफी इसमें आपको याद रखनी है। तो ये पूरे के पूरे स्थल खंड आपको इसमें मिलेंगे, और इस साइड से ये मेघालय वाला भी याद रखेंगे, ये भी इसी के अंदर आपको पढ़ना है। तो इतना जब आप पढ़ लेंगे तो समझ लेना कि आपने मेघालय का पठार कंप्लीट, सॉरी दक्कन का क्षेत्र पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें दो चीजें आपको और कंप्लीट करनी होती हैं। जैसे इस साइड से जाएंगे तो आपको पूरे का पूरा इसी के पैरेलल आपको यहाँ पर, इसी के पैरेलल आपको यहाँ पर क्या होगा, एक पूरी की पूरी श्रेणी मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक घाट मिल जाएगा। तो इसी के बगल में हमें एक स्ट्रक्चर और कंप्लीट करना होता है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। और उसी तरीके से इस साइड भी ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक घाट कंप्लीट करना होता है, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। तो ये दोनों घाट आपको और कंप्लीट करने हैं, जिनको कहते हैं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी। तो इतनी टोपोग्राफी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद मान लेना कि आपने इस प्लेटू को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो छोटा सा पार्ट नहीं कि दक्कन प्लेटू पढ़ा और खत्म हो गया,
इतनी आसानी से ये खत्म नहीं होगा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। बड़ी टोपोग्राफी है, लेकिन हमें धीरे धीरे करके सारी टोपोग्राफीज को कंप्लीट करना है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो आज हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इतने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, ये कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए ये इतने स्ट्रक्चर को, और इसके साथ इसको भी कोशिश करेंगे ले लेते हैं। फिर ये, क्योंकि इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो ये बड़ा है, उसके लिए पूरा हमें 1 घंटे का टाइम चाहिए होगा। तो कल की क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम इस साइड के, तो दक्कन के पठार का ईस्ट वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो इस ईस्ट वाले हिस्से को कहा जाता है पूर्वी पठार। तो इस ईस्ट वाले हिस्से को दक्कन के पठार के अंदर ही आएगा, याद रखना, पूर्वी पठार। इस पूर्वी पठार में हमें 3 पठार कंप्लीट करने हैं। तो पूर्वी पठार में ईस्टर्न प्लेटू में 3 प्लेटूज कवर होंगे। जैसे पहला आपको कवर करना है, जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। बेसिन का मतलब ऐसे द्रोणी होता है, आप छत्तीसगढ़ बेसिन ही याद रख लेना। और इधर मिलता है आपको दंडकारण्य प्लेटू। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, छत्तीसगढ़ बेसिन एवं दंडकारण्य का पठार। अब छत्तीसगढ़ बेसिन में जो नदी क्षेत्र मिलता है वो आपको महानदी क्षेत्र मिलेगा। तो जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो महानदी का क्षेत्र है। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दंडकारण्य पठार और छोटा नागपुर के पठार को कौन विभाजित कर रहा है? महानदी विभाजित करती है। इसको अगर आप मैप पर भी एक बार देखना चाहें तो एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट आप अपने पास रखें, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो मिलेगा हमें पूरे का पूरा कौन सा? छोटा नागपुर का प्लेटू। और इस छोटा नागपुर प्लेटू के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलता है दंडकारण्य का प्लेटू। यहाँ पर आपको दंडकारण्य का प्लेटू मिलेगा, दंडकारण्य पठार मिलेगा। और इन दोनों पठारों के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है, इन दोनों पठारों के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपका महानदी। इसलिए कहा जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को दंडकारण्य के पठार से कौन सी नदी अलग करती है? वो है महानदी। इन दोनों पठारी क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करती है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं यहाँ पर कौन सा? छोटा नागपुर प्लेटू। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये नागपुर से मत चले जाना कि सर नागपुर तो महाराष्ट्र में है, ये छोटा नागपुर कहाँ से आ गया। तो जल्दी हेडिंग बना लें, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है? पहले तो इसको स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी चीज की स्थिति नहीं समझेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एक स्टेट सुनी होगी जिस स्टेट को कहा जाता है झारखंड। तो इस ईस्टर्न पार्ट में एक मुख्य स्टेट मिलेगी झारखंड। और इस झारखंड स्टेट के उत्तर में, अगर झारखंड स्टेट में जाएंगे तो झारखंड स्टेट के अगर आप इस साइड में जाते हैं तो झारखंड स्टेट के इस साइड आपको मिलता है वेस्ट बंगाल। और झारखंड स्टेट के अगर आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा। और झारखंड स्टेट के अगर आप इस साइड जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको छत्तीसगढ़। हालांकि झारखंड की सीमा यहाँ पर एमपी को, सॉरी, यूपी और बिहार को भी टच करती है, तो यहाँ पर आप बिहार का बेल्ट भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहाँ पर है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है तो ये हम बना लेते हैं कि पूरे का पूरा एक छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। तो ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वो किस राज्य में होगा? तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर मिल जाएगा, ये राज्यों की सीमा के साथ लगा हुआ। तो छोटा नागपुर के पठार का जो मुख्य विस्तार है वो आपका झारखंड राज्य में है। तो अगर आपको एक राज्य याद रखना हो कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस राज्य में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि ये
झारखंड राज्य में स्थित है, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं केवल बिहार को छोड़ देना इसमें से, क्योंकि बिहार एक मैदानी क्षेत्र है, तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करेगी। ये आपको एजम्पशन में याद रख लेना है कि मुख्य विस्तार झारखंड में है, इसकी सीमाएं अलग अलग राज्यों को भी स्पर्श करती है। अब छोटा नागपुर पठार की पहले एक भौगोलिक जो स्थिति है, जो एक फिजिकल टोपोग्राफी है, उसको पढ़ते हैं, फिर इसके आगे की बात करेंगे। छोटा झारखंड के पठार के ऊपर में जाएंगे तो नॉर्थ में जाएंगे तो एक श्रेणी यहाँ पर मिलती है, इसके उत्तर में एक श्रेणी स्थित है, और एक श्रेणी इसके दक्षिण में आपको मिलेगी, और एक श्रेणी इसके इस पूर्वी भाग में देखने को मिलेगी। तो मुख्यतः इसमें तीन श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इस साइड जो श्रेणी स्थित है, इस श्रेणी को कहा जाता है राजमहल की श्रेणी, यहाँ पहाड़ी कह सकते हैं, राजमहल हिल्स मिलती है, यहाँ पर राजमहल पहाड़ी मिलती है। जो इसके दक्षिण में स्थित है, इसको रांची की पहाड़ी कहा जाता है, रांची का पठार भी बोल देते हैं या रांची हिल भी बोल देते हैं। और जो इसके नॉर्थ में स्थित है, उसको रांची राजमहल, और ऊपर वाली को बोला जाता है हजारीबाग, हजारीबाग श्रेणी के या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तीन पहाड़ियां मिलेंगी, तो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में हजारीबाग की पहाड़ी, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में रांची की पहाड़ी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूरब में राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलती है। अब इस रांची की पहाड़ी की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो इसी रांची की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जो इस झारखंड राज्य में प्रवाहित होते हुए बाद में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, और बाद में इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। तो अभी हमें नदी पर टारगेट नहीं करना है कि कहाँ जाती है। तो इस नदी को कहा जाता है सुवर्ण रेखा रिवर। तो इस नदी का नाम क्या है? इसको कहा जाता है सुवर्ण रेखा नदी, या इंग्लिश में कई बार इसको बोल देते हैं इस तरीके से, सुवर्ण रेखा रिवर। तो सुवर्ण रेखा नदी का जो संबंध है वो इसी रांची के पठार से है, रांची के पठार से निकलते हुए इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। इसी नदी पर रांची जो शहर है, तो रांची जो शहर है वो इसी नदी पर बना हुआ है, और इसी नदी पर रांची के पास में ही सबसे बड़ा वाटरफॉल भी बना हुआ है। इस वाटरफॉल को कहा जाता है आपका हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे, तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। तो इतना याद रखना कि रांची शहर इसी नदी पर है, रांची में ही हुंडरू जलप्रपात स्थित है, नाम है स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर के पठार के मध्य भाग से प्रवाहित होने वाली सबसे जो प्रमुख नदी है, इसके बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है, उस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? हमारी दामोदर नदी। तो जो हजारीबाग और रांची की पहाड़ियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? तो ये रांची की दामोदर नदी याद रखेंगे। दामोदर नदी कहाँ जाती है? वैसे तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो दक्षिण की ओर एक नदी प्रवाहित होकर आती है जिसको कहते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, और हुगली नदी गंगा नदी से विभाजित होने वाली एक वितरका। तो गंगा नदी से विभाजित होती हुगली नदी, और उसी हुगली नदी को ज्वाइन कर लेती कौन सी नदी? वेस्ट बंगाल में जाकर दामोदर नदी। तो बता देंगे कि दामोदर नदी किस पठार की प्रमुख नदी है? तो छोटा नागपुर के पठार की प्रमुख नदी है। पूरी की पूरी दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, इसके ऊपर टोटल 8 बांध बने हुए, जैसे मेथान डैम है, तो ऐसे करके 8 डैम इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो वो नदी में जाकर पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा टारगेट नहीं करना है क्योंकि हमारा टॉपिक अभी नदी नहीं है, हमें मेन तो इसी हजारीबाग के पहाड़ पर, हजारीबाग की पहाड़ी के ऊपर एक पीक मिलती है, इस पीक को कहा जाता है पारसनाथ चोटी। तो पारसनाथ की जो चोटी है,
तो पारसनाथ चोटी किस पहाड़ पर स्थित है? हजारीबाग पठार पर स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी। और ये राजमहल की पहाड़ियों का हम आगे जाकर काम करेंगे इन पर, क्योंकि ये राजमहल की पहाड़ियां ही हैं जो मेघालय के पठार की गारो की पहाड़ियों से संबंधित है। तो वहां पर हम इसको अलग से पढ़ेंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये मोटा मोटा आपकी एक ज्योग्राफिकल जो एरिया था वो छोटा नागपुर के पठार का आपको याद रखना है। बाकी अगर हम इसके खनिज संसाधन की बात करेंगे, तो खनिज संसाधन में तो इसकी कोई बराबरी नहीं है। अच्छे अच्छे खनिज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के खनिज संसाधन की दृष्टि से ये एक काफी ज्यादा समृद्ध क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे खनिज झारखंड में देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हमें खनिज को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जब हम खनिज का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय खनिज को इस टॉपिक के अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो अभी फालतू की मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। तो छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में क्या मिलता हमें? तो छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में मिलती है महानदी। और महानदी को तो हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि महानदी को हम नदियों के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके नीचे हमें दो लाइनें लिखनी है, किसके बारे में? दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख लेंगे दंडकारण्य पठार। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको एक सिंपल डायग्राम में समझ लेंगे। मैं डायरेक्ट इसको मैप में ही बता दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दंडकारण्य का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऊपर हमें जो मिला था ये कौन सा पठार था? छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? तो छोटा नागपुर के दक्षिण में आती है महानदी, और इसी महानदी के दक्षिण में स्थित है दंडकारण्य का पठार। इसी के यहाँ पर दक्षिण में मिलेगा आपको कौन सा? दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य पठार की अगर हम बात करेंगे, तो दंडकारण्य पठार के दक्षिण से जो नदी प्रवाहित होती है वो है गोदावरी नदी। तो पहली चीज तो यहाँ पर यही आती है कि दंडकारण्य पठार किन दो नदी घाटियों के बीच में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार महानदी और गोदावरी के मध्य स्थित है। हम ये भी कह सकते हैं कि दंडकारण्य का पठार महानदी और गोदावरी के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है। इसका विस्तार कहाँ पर होगा? तो इसका जो विस्तार है आप देखेंगे कि ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा पर, उड़ीसा की दक्षिणी सीमा पर है। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा, इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में मिलेगा। इसके अलावा तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा तो टच कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल दक्षिण हिस्से पर है। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बिल्कुल दक्षिण में। तो यहाँ ऐसा लिख लेना, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी भाग, साउथ पार्ट, तो दक्षिणी पार्ट में है। और प्लस याद रखना कि इसका विस्तार जो तेलंगाना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका विस्तार 4 राज्यों में मिलता है। तो पूरे का पूरा जो पठार है ये 4 राज्यों में टच करता है। ऊपर की दोनों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की टच करती हैं, और नीचे की जो राज्यों की सीमा है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की टच करती है। ये कहलाता है हमारा दंडकारण्य का पठार। खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा संपन्न क्षेत्र है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से ये एक संपन्न क्षेत्र मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज मिलते हैं वो आपको बड़े खनिज नहीं मिलते। जैसे यहाँ पर लाइमस्टोन मिल जाएगा, ठीक है, लाइमस्टोन मिल जाएगा, डायमंड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, आपका गोल्ड वगैरह मिल जाता है। तो इस तरीके के जो मतलब रिच मिनरल्स है, पैसे वाले हैं, महंगे खनिज है, मूल्यवान प्रेसियस खनिज है, लेकिन मूल्यवान होने के साथ साथ ये भी आप याद रखें कि ये बड़े खनिज नहीं है। कोयला, आयरन जैसे बड़े खनिज यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो खनिजों में तो ये संपन्न है, लेकिन यहाँ का ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलता। दूसरा कारण क्या है कि ये एक नक्सलाइड एरिया, छत्तीसगढ़ का पूरा नीचे का जो एरिया वो कैसा है? नक्सलाइड एरिया है। तो नक्सलाइड एरिया होने के कारण, नक्सलवाद की समस्या होने के कारण ये क्षेत्र ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। तो अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इसके ज्यादा डेवलपमेंट होने का
कारण क्या है, तो एक खनिज है लेकिन छोटे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो नक्सलवाद की, आतंकवाद, जैसे नक्सलवादी कहेंगे, आतंकवाद यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। तो नक्सलवाद की एक गंभीर समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो ये आज की क्लास की कहानी हो गई। आज यहीं पर रखते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें इसमें हो नहीं पाएंगी, ज्यादा प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो हम इस पूर्वी पठार को, जो बचा हुआ इसका भाग होगा, वैसे तो कंप्लीट हो गया है, पूर्वी पठार को कंप्लीट करेंगे, प्लस इसके साथ हम मेघालय के पठार को कंप्लीट करेंगे। और इन दोनों पठारों से जुड़ी हुई जो कहानी है, मालदा गैप की कहानी या राजमहल कारो गैप की कहानी, उस कहानी को भी कंप्लीट करेंगे। तो 2-3 दिन का समय लगेगा आपका पूरा इस दक्षिण के पठार या दक्कन के पठार को कंप्लीट करने में, क्योंकि छोटा सा पढ़ने की चुटकियां बजाए और ये चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर हमें अच्छा पढ़ना है तो अच्छे के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, तो सारी चीजें हमें बहुत डिटेल से कवर करनी है। तो इसी चीज को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।